हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम जय मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज के इस सेशन में हम भारतीय संविधान के टॉप मोस्ट प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? उच्चतम न्यायालय किसकी विद्यार्थियों? उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के जिक्र की बात करें तो ये अनुच्छेद 124, ठीक है, 124 में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम द्वारा स्थापना होती है इसकी, ठीक है। और सर्वप्रथम जो भारत में उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, वो कहाँ स्थापित हुआ? तो वो कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में स्थापित हुआ था, ठीक है। और वर्तमान में भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, वो वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किस स्थिति में किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अनुच्छेद 39 ख और ग, ठीक है, 39 ख और ग के क्रियान्वयन हेतु किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, ब्रिटिश व्यवस्था के अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता की बात करें हम तो विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत किया गया है, ठीक है। आगे देखिए आप, और मूल अधिकारों की बात करें विद्यार्थियों तो मूल अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ पर है? भाग 3 में। कहाँ पर? भाग 3 में। और भाग 3 में 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक मूल कर्तव्य समाहित हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों के से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। और जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है, तो इनकी संख्या 10 थी। कितनी थी? 10 थी। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो मौलिक कर्तव्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन ही हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही 51 के में, किसमें? अनुच्छेद 51 के में इनका वर्णन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आकर देखिए, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है। यानी कि कौन? केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, ठीक है, वो व्यवहारिक और संवैधानिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है। राष्ट्रपति में कार्यकारिणी शक्तियां निहित है, परंतु वह उनका प्रयोग किसकी सलाह के अनुसार करता है? तो ये मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करता है। और भारत में अनुच्छेद 74 के अनुसार बात करें तो इसमें मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है। किसका? मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 74 में। और अनुच्छेद 75 की बात करें तो अनुच्छेद 75 में क्या है? 75 में है मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों का कार्यकाल। इसके अलावा हम बात करें तो मंत्रियों के वेतन, मंत्रियों के भत्ते, और इसके अलावा बात करें तो मंत्रियों की शपथ और मंत्रियों की योग्यता। और इसके अलावा जिम्मेदारियां, ये सब अनुच्छेद
5 के अंतर्गत है विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? तो राज्यसभा की बात चल रही है। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सीटों की बात करें तो अधिकतम सीटें कितनी हैं? 250। ठीक है, कितनी हैं? 250, लेकिन वर्तमान में 245 सीटें हैं राज्यसभा में। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, और प्रति 2 वर्ष बाद इसके चुनाव होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न पूछा है आपसे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित किया गया है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल संविधान के द्वारा निश्चित किया गया है और अनुच्छेद 83 में किया गया है विद्यार्थियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सार्वजनिक निधि का अभिभावक किसे माना जाता है? जो सार्वजनिक निधि है, ठीक है, सार्वजनिक निधि है, उसका अभिभावक किसे माना जाता है? तो उसका अभिभावक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है, और जिसका वर्णन कहाँ पर है? भारतीय संविधान में 148 में। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा नहीं सॉरी, अटॉर्नी जनरल तो महान्यायवादी को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ इंडिया। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के 148 में है। ठीक है, राज्य की आकस्मिक निधि, कौन सी निधि? राज्य की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो राज्य की पूछा है आपसे। ठीक है, किसकी? राज्य की। तो राज्य की का करता है दोस्तों राज्यपाल। और आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि केंद्र की आकस्मिक निधि का परिचालन कौन करता है? तो वहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। और केंद्र की जो आकस्मिक निधि है उसका वर्णन भारतीय संविधान के 127 में, कहाँ पर? 127 में जिक्र है दोस्तों, 267 में। ठीक है, और जो ये जो आकस्मिक निधि है, ठीक है, उस पर किसका अधिकार होता है? आकस्मिक निधि पर अधिकार भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, उन पर होता है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 वर्ग क ख ग घ थे। जब भारतीय संविधान बना था तब राज्यों का गठन नहीं हुआ था। उसके पहले भारतीय संविधान के मूल प्रारूप में राज्यों के 4 वर्ग थे, क ख ग और घ थे। ये प्रवर्ग कब समाप्त किए गए? तो ये 1956 में। कब? 1956 में क ख ग वर्ग समाप्त किए गए। ठीक है, केंद्र सरकार किस प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? यानी कि केंद्र सरकार है वो किस प्रकार की जो आपातकालीन व्यवस्था है उसको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर सकती? तो जो अनुच्छेद 360 के तहत घोषित जो वित्तीय आपातकाल व्यवस्था होती है उसको जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं कर सकती, लेकिन दोस्तों वर्तमान में कर सकती है। ये प्रश्न पहले का है इसलिए, लेकिन वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर वर्तमान में भारत का एक अभिन्न अंग बन चुका है और केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में अब लागू कर सकती है। और जम्मू कश्मीर के भारत में विलय की बात करें तो पहले जम्मू कश्मीर भारत का भाग नहीं हुआ करता था। जो जम्मू कश्मीर है वो पहले भारत का अभिन्न भाग नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जब इसको भारत में सम्मिलित किया गया वो 26 अक्टूबर 1947 को इसको भारत में शामिल किया गया। किसको? जम्मू कश्मीर को। ठीक है, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर इसको जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को, यानी कि जेके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और इन्हीं के बाद में थोड़े दिनों बाद में ही क्या हुआ कि 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ कि दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव, इन्हीं को भी, इन दोनों को जो केंद्र शासित प्रदेश थे अलग अलग, इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया
और इनको भी क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और दादर और नागर हवेली व दमन व दीव जब इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो इसका जो विधेयक है वो लोकसभा में कब, लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को पास हो गया था। और राज्यसभा की बात करें हम, राज्यसभा की, तो राज्यसभा में ये बिल 3 दिसंबर 2019 को पास हो गया था। और दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव मिलकर अब ये क्या है, पूरा एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, आगे देखिए आप, अनुच्छेद 39 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का निर्देशक तत्व संविधान के किस संशोधन अधिनियम की देन है? तो 39 क में वर्णित है क्या, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो इसका वर्णन, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के किस संशोधन की देन है? तो ये संविधान में जोड़ा गया था, बाद में जोड़ा गया था, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग में से निकालकर किसमें स्थान दिया गया है? तो विद्यार्थियों, जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकारों में शामिल था और ये 7वां मूल अधिकार था। ठीक है, 7वां मूल अधिकार था, जो कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, पहले 7 हुआ करते थे। और मूल अधिकार 12 से लेकर 36 अनुच्छेद में, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 36 तक है। ठीक है, और जो संपत्ति का अधिकार है इसको हटाकर इसको 300 क में पहुंचा दिया गया है। और 300 क कहाँ पर है? ये भारतीय संविधान के भाग 12 में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई? तो संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4, ठीक है, भाग 4, और भाग 4 में ही हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई। ठीक है, आगे देखिए आप, संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? जो संसदीय विशेषाधिकार है उससे क्या अभिप्राय है? तो संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? सांसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, यही क्या है? संसदीय विशेषाधिकार है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भारत माता क्लास 8 का शानदार सेशन। ठीक है, और आपको चैनल पर जो वीडियो मिल रही है, आपको चैनल पर जो सेशन मिल रहा है उससे आप सहमत हैं तो लाइक बटन दबाना न भूलें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। हम आपको इससे भी बेटर कई प्रकार के सेशन लेकर आएंगे। लेकिन देखो, हौसला तभी बढ़ता है जब आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो जितना हमको मोटिवेट करेंगे उतने ही हम मोटिवेट होंगे और उतनी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित है? तो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो 75(3) में इसका उल्लेख है विद्यार्थियों। ठीक है, आगे देखिए आप, लोकतंत्र को लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ऑफ पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? यानी कि लोकतंत्र है लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, इसको शासन के रूप में किसने परिभाषित किया? तो ये अब्राहम लिंकन ने परिभाषित किया, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। कौन थे ये? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे देखिए आप, संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए नियत संख्या है? तो गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए नियत संख्या क्या है? वो है 1/10। ठीक है, आगे देखिए आप, जैसा कि यहाँ पर भी दिया गया है कि संसद की सदस्यता का 10वां भाग, ठीक है, यानी कि पूरे सदन की संख्या का 10वां भाग उपस्थित हो तो संसद की बैठक संभव है।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई? तो विद्यार्थियों, उच्चतम न्यायालय है जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उस द्वारा किस मामले में दिए गए निर्णय से मिनर्वा मिल्स के मामले में दिए गए निर्णय की पुनः अभिपुष्टि हुई है? तो केशवानंद भारती जो मामला है उसमें जो निर्णय दिया गया था उसकी पुष्टि हुई थी मिनर्वा मिल में, ठीक है। और केशवानंद भारती जो केस है वो कब का है? तो केशवानंद भारती केस 1973 का है, 1973 का है। और मिनर्वा मिल्स जो केस है वो 1980 का है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर की गई है? तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता की बात करें तो वो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर की गई है। और अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थान खोलने, ठीक है, और की व्यवस्था अनुच्छेद 30 में की गई है। अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान खोलने की व्यवस्था अनुच्छेद 30 में की गई है, ठीक है। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। तो संसदीय जो सरकार है उसमें मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो भारतीय जो संविधान है वो सर्वोच्च न्यायालय में, कहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हमेशा कहाँ पर होती है? सर्वोच्च न्यायालय में होती है। और सर्वोच्च न्यायालय में हम बात करें तो अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, ठीक है। आगे देखिए आप, संविधान का अनुच्छेद 249, कौन सा? 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 249 राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 249। और आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 93 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो विद्यार्थियों 93 किसकी? लोकसभा की शक्तियों से, ठीक है, लोकसभा की शक्ति। तो देखो, मैं दोनों तरह के प्रश्न आपको बताता हुआ चल रहा हूँ और डबल फैक्ट आपको क्लियर करवाता चल रहा हूँ। तो इतने अच्छे कंटेंट के बावजूद भी अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं करते हैं और अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो विद्यार्थियों आप लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, हमारा हौसला बढ़ता है इससे, ठीक है। आगे देखिए आप, संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? देखो, संसद की जो लोकलेखा समिति है, ठीक है, लोकलेखा समिति होती है संसद की, उसमें लोकसभा से कितने होते हैं? लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो इसके अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष ही इसका नाम निर्देशित करता है, ठीक है। और लोकसभा स्पीकर की बात करें तो लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है विद्यार्थियों? ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, जो कि कहाँ के हैं? कोटा राजस्थान के हैं, ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, सॉरी मैंने एक प्रश्न अभी आपको शायद कंफ्यूज हो गया मैं भी, है ना, मैंने आपको एक गलत बता दिया है तो उसको मैं अभी देखता हूँ। और लोकसभा स्पीकर का लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष का 93 में, अनुच्छेद 93 में जिक्र है, ठीक है। और मैंने अभी एक प्रश्न था, कौन सा था? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। और लोकसभा की शक्तियों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मुझे भी कंफ्यूज है इस प्रश्न पर, तो ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। आगे देखिए आप,
अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने वाले न्यायालय द्वारा कौन सी रीट जारी की जाती है? तो अवैधानिक रूप से निरुद्ध किए जाने वाले न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हेबियस कॉर्पस, ठीक है, हेबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है वो राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग से संबंधित है, महाभियोग की प्रक्रिया के से संबंधित है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के वितरण संबंधी 3 सूचियों के नाम बताइए। तो केंद्र और राज्यों के बीच में 3 प्रकार की शक्तियां हैं और उनका वितरण 3 सूचियों के नाम क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर बात करें संघ सूची, तो संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक है। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? राज्य सूची में पहले 66 यानी कि 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में युद्ध की घोषणा करने और शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से भारत का राष्ट्रपति ही है दोस्तों। ठीक है। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 52 में। ठीक है। आगे देखिए आप, तारकुंडे समिति गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो दोस्तों तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था में चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है, यानी कि चुनाव व्यवस्था में सुधार से संबंधित ये दोनों समितियां हैं। और तारकुंडे समिति की बात करें तो तारकुंडे समिति जिसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, तारकुंडे समिति की। ठीक है। और हम बात करें दोस्तों तो इसने जो अपना विवरण है, ठीक है, तारकुंडे समिति ने अपना जो विवरण है वो विवरण कब प्रस्तुत किया था? ये 1975 में इसने अपना विवरण प्रस्तुत किया था। किसने? तारकुंडे समिति ने। ठीक है। और जो तारकुंडे समिति है इसी को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं विद्यार्थियों जेपी समिति। ठीक है, जेपी समिति भी इसको कहते हैं। ठीक है, जेपी समिति भी इसको कहते हैं। ठीक है। और इस समिति ने ही यानी कि तारकुंडे समिति ने ही क्या किया? इसी ने ही जो मतदान की आयु है, मतदान की जो आयु है उसको 18 वर्ष किया गया। किससे? 21 से घटाकर। ठीक है, 21 से घटाकर 18 किया था विद्यार्थियों। ठीक है। आगे देखिए आप, और एक और बात सुन लीजिए, गोस्वामी जो समिति है, गोस्वामी समिति के जो गठन की बात करें तो ये 1990 में इसका गठन हुआ था। किसका? गोस्वामी समिति का। ठीक है। आगे देखिए आप, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलाए जाने का सुझाव दिया? तो विद्यार्थियों ये गोलकनाथ मामला था। कौन सा? गोलकनाथ मामला, जो कि गोलकनाथ मामला कब का है? 1967 का। कौन सा? 1967 का। ठीक है। आगे देखिए आप, किस राज्य के राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? विद्यार्थियों यहाँ बात करें तो हर राज्य के जो राज्यपाल है उनको ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। ये शक्तियाँ केवल और केवल किसको है? राष्ट्रपति को है। किसकी? अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ। ठीक है, ये किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। लेकिन बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के संदर्भ में विशेष शक्तियाँ प्रदान किसको की गई है? ये राज्यपाल को की गई है। ठीक है। आगे देखिए आप, हमारी राष्ट्रीय एकता को भंग करने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को किसने अपनाया? तो फूट डालो और शासन करो की नीति को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासकों ने अपनाया। किसने? ब्रिटिश शासकों ने अपनाया था। ठीक है। आगे देखिए आप,
किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो विद्यार्थियों, उच्च न्यायालय की बात चल रही है। उच्च न्यायालय कहाँ पर होते हैं? उच्च न्यायालय होते हैं राज्यों में, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें हम, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में है, ठीक है। और हम बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर में, ठीक है। ये मैंने 3-4 स्टेट के बता दिए, बाकी आप सर्च करके प्रत्येक राज्य का देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दी गई? तो ये 15वां संविधान संशोधन 1963 में, 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की है ये तो उम्र, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी उम्र अधिकतम कितनी है? 60 वर्ष ही है, ठीक है। और तदर्थ जो न्यायाधीश नियुक्त होते हैं वो तदर्थ न्यायाधीश जो रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, वो ही तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। तो देखो, सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति का मतलब होता है निर्विरोध, निर्विरोध, ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, ठीक है। तो वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है? अच्छा, नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो इनका कार्यकाल भी देख लेते हैं, कई बार पूछा गया है। तो नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 1977, ठीक है, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक, 25 जुलाई 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल है विद्यार्थियों, ठीक है। और एक और बात, ये इस प्रश्न में देखो, एक और प्रश्न पूछा जाने लगा है आजकल, वो प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने बताया था उच्च न्यायालय, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, कौन से? मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है? उनका वेतन 2,50,000 रुपये होता है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालय के, उनका वेतन 2,25,000 रुपये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उच्च न्यायालय है तो उच्चतम न्यायालय का भी देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है? उनका वेतन 2,80,000 रुपये होता है। कितना होता है? 2,80,000 रुपये होता है, ठीक है। और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनका वेतन कितना होता है? उनका वेतन 2.5 लाख रुपये होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें, 2.5 लाख रुपये, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में सर्वसम्मति से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल मैं अभी जस्ट बता चुका हूँ, 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है आपका प्राधिकार है? मतलब आपका प्राधिकार है मतलब आपका अधिकार है ये, ठीक है। तो ये अधिकार परीक्षा से, जिसको हम क्या बोलते हैं? को वारंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए आप, किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? किसने कहा था राज्य कानून की संतान और जनक दोनों है? तो ये मैकाइवर ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर एक सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि कानून राज्य की संतान और जनक दोनों है। किसने कहा था? मैकाइवर ने, ठीक है। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? देखो, गैर कांग्रेसी की बात, और गैर कांग्रेसी में भी बात करें तो जनता दल से, किससे? जनता पार्टी से, और जिसी का वर्तमान में नाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो जनता पार्टी के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मोरारजी देसाई भारत के
4th नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। और इनके बारे में एक और बात बता दूं मैं आपको कि 1990 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ठीक है। 1990 में इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। और ये गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। शायद इनको मरणोपरांत मिला है, ये भी मुझे कंफ्यूज है थोड़ा सा, ये आप मुझे कमेंट करके मुझे बताएंगे आप। देखो मैं भी आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं भी देखो सोचूंगा कि यार वाकई में देखो मेरे विद्यार्थी हैं वो देखो कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितना समझदार हैं, और देखो मेरे को भी मोटिवेट करने का आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। यही नहीं कि देखो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही तुम पढ़ो, देखो आप मेरे से भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं, मैं तो एक आपके लिए मार्गदर्शन हूँ, ठीक है। मैं तो आपको दिशा दे सकता हूँ, बाकी करना तो आपको ही पड़ेगा। तो आप इसको सर्च करके देखेंगे तो आपको भी एक नॉलेज ज़्यादा ही मिलेगी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे देखिए, तो मोरारजी देसाई का आप बताइए कि इनको मरणोपरांत मिला है या फिर पहले ही मिला है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है? तो विद्यार्थियों ये अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत भारत के संविधान के जो अनुच्छेद 249 है उसके प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय, कौन सी सूची के? राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकती है, और ये 249 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। देखो भारत के राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करना है तो उसके लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। तो उस विधेयक को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से, आधे से अधिक राज्य को अनुमोदन होना चाहिए, और संसद के दोनों सदनों के, यानी कि संसद का लोकसभा और संसद के ही हम बात करें राज्यसभा, इनका 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब जाकर भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित होगा, ठीक है। आगे देखिए आप, किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है? देखो किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, बिल्कुल संसद का सदस्य अटॉर्नी जनरल नहीं होता है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। देखो महान्यायवादी जिसको हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अपना भाषण दे सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन ये ध्यान रखे कि ये अपना मत कभी भी नहीं देता है, ठीक है, यानी कि अपना मतदान कभी भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, तो संसद का सदस्य थोड़ी होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ये भारत का महान्यायवादी होता है, और इसका जिक्र कहाँ पर है? अनुच्छेद 76 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 76 के अंदर है, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा वकील होता है जो कि भारत सरकार को सलाह मशवरा देता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। आगे देखिए आप, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? तो लोकसभा में किसी विधेयक पर जो आम बहस है वो द्वितीय वाचन में, ठीक है, कब होती है? द्वितीय वाचन में, ठीक है। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? अरस्तु का। ये दोस्तों जो अपने फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी करते हैं बच्चे, उनके इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो अरस्तु हैं जो कि एक दार्शनिक हैं, उनसे संबंधित ये प्रश्न है, और उनकी एक ये थ्योरी है, कथन है कि अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का है, ठीक है। आगे देखिए आप, भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैदिक आधार था। भारतीय संविधान सभा को आयोजित एवं संगठित करने का वैदिक आधार था। तो वैदिक आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। क्या था?
कैबिनेट मिशन वैदिक आधार था। और कैबिनेट मिशन की बात करें तो ये 1946 में भारत आया था। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल एवं लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश किस वर्ष की थी? तो ये 1967 में करी थी। किसने करी थी? 1967 में करी थी। ठीक है, आगे देखिए आप, भारत में व्यय का लेखा तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? दोस्तों, भारत में जो व्यय का लेखा तैयार करने का जो उत्तरदायित्व है वो महालेखाकार, इसी को हम बोलते हैं अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महालेखाकार। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बात करें तो अकाउंटेंट जनरल की, तो अकाउंटेंट जनरल का उल्लेख भारतीय संविधान के 148 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप मोस्ट प्रश्न। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों तक पहुंचा दीजिए जहां तक भी नहीं पहुंचा है। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में आप जितना पहुंचाएंगे उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी उम्मीद बढ़ेगी। ठीक है, और हम नेक्स्ट एनर्जी के साथ में नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है, उन सब्जेक्ट के भी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।